हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने नए क्वेश्चंस लेकर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 नवंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए सीजेआई यानी भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि नई जो है अपॉइंटमेंट होने वाली है। तो आज जो है फाइनली इन्होंने शपथ ले ली है और इनका नाम है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कि भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो ये बने हैं DY चंद्रचूड़। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। DY चंद्रचूड़ जो है ये 50th नंबर के जो है CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कौन से नंबर के? ये बने हैं 50वें नंबर के। इन्हें जो है भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्हें जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में जो है इन्हें शपथ दिलाई है। अब इस पूछा जा सकता है कि 49th नंबर के CJI कौन थे। 49th नंबर के जो CJI थे इनका नाम था उदय उमेश ललित, जिन्हें आप शॉर्ट में इन्हें जो है हम यू ललित के नाम से भी जानते हैं। तो 50th नंबर के बने हैं DY चंद्रचूड़। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उल्लेख और उनसे रिलेटेड कार्यों का जो है उल्लेख किया जाता है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 145। आपको ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 145 में भारत के जो है चीफ जस्टिस और उनसे रिलेटेड कार्यों का इसमें जो है वर्णन किया गया है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस बने हैं DY चंद्रचूड़, 50th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी हमारी प्रेसिडेंट ने इन्हें जो है शपथ दिलाई है। 49th नंबर के थे उदय उमेश ललित। अनुच्छेद 145 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उल्लेख है और इनके अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को, और ये मनाया जाता है एक्सरे की खोज की वर्षगांठ में। एक्सरे की खोज की वर्षगांठ में जो है हर वर्ष 8 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी। तो एक्सरे की जो डिस्कवरी की थी, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, ये की थी रॉन्जन ने। और कब की थी इन्होंने? ये की थी 1895 में। इसी की खोज की जो है वर्षगांठ में हम हर वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसे जो है हिंदी में हम विधि आयोग के नाम से जानते हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के, ये हम कौन से नंबर के विधि आयोग की बात कर रहे हैं, यह है 22वें विधि आयोग के यानी लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी, तो नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज अवस्थी 22वें लॉ कमीशन यानी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब लॉ कमीशन से रिलेटेड यानी विधि आयोग से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछा जाता है क्या विधि आयोग संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर आएगा नो। जो है लॉ कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका हमारे संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। साथ में फिर पूछा जा सकता है क्या जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक निकाय। तो इसका आंसर भी आएगा नो, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे हम हिंदी में जो है वैधानिक निकाय बोलते हैं।
फिर पूछा जा सकता है कि फिर ये है क्या, तो ये जो है एक कार्यकारी निकाय है, ये एक कार्यकारी निकाय है। इसका काम क्या रहता है, तो इसका जो काम रहता है ये रहता है कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना। तो ये काम करते हैं कानूनी सुधार रिलेटेड वर्क। तो ये यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप बिल्कुल नाम दिमाग में क्लियर रखिए, लॉ कमीशन यानी विधि आयोग के जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। पूछा जा सकता है क्या लॉ कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी ये संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल नहीं, इसका हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये पूछा जा सकता है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक निकाय है, तो नहीं, ये वैधानिक निकाय भी नहीं है, ये एक कार्यकारी निकाय है और इसका जो काम रहता है वो रहता है कानूनी सुधार रिलेटेड वर्क करना। ये जो हम बात कर रहे हैं ऋतुराज अवस्थी की, ये जो है एक्स जो है जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है TOFI कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो TOFI की फुल फॉर्म है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया है ये किया है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हरियाणा सरकार ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नई पहल शुरू की है, इसका नाम है TOFI यानी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। यानी इसका मतलब ये है कि आपको पेड़ सिर्फ जो है जंगलों में ही नहीं लगाने हैं, जंगलों के बाहर भी जो है आप पेड़ लगाएं। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छी पहल है, ध्यान रखिएगा किसने शुरू की है, ये की है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिए गए हैं ये 5 लोगों को दिए गए हैं। ये 5 लोग कौन कौन हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं अजीत डोभाल, ये कौन नहीं जानता, अजीत डोभाल जो है ये NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और दूसरे नंबर पे हैं जिनको ये जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है, ये हैं जनरल विपिन रावत, जिनका भी पीछे जैसे जो है निधन हो गया था, तो ये रह चुके हैं CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीसरे नंबर पर हैं प्रसून जोशी, प्रसून जोशी ये जो है फेमस राइटर लिरिसिस्ट हैं। 4th नंबर पर हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र तिवारी, गिरीश चंद्र तिवारी। और जो है 5th नंबर पर हैं, इनका नाम है वीरेंद्र डंगवाल। तो इन 5 लोगों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये 5 लोग कौन कौन से हैं, एक बारी जो है हम फिर से नाम रिपीट कर लेते हैं। तो ये 5 लोग हैं अजीत डोभाल, NSA रह चुके हैं, जनरल बिपिन रावत CDS रह चुके हैं, प्रसून जोशी फेमस लिरिसिस्ट राइटर हैं, गिरीश चंद्र तिवारी और 5th हैं वीरेंद्र डंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है ये किया जाएगा भारत के न्यू दिल्ली में। इससे रिलेटेड जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो इससे रिलेटेड अभी क्या क्या हाल ही में हुआ है, तो 2023 के लिए जो है भारत ने मोटो और लोगो लॉन्च किया है, लोगो एंड मोटो, जैसा आप फोटो में देख भी सकते हैं। ये G20 के लिए जो 2023 में होने वाला है उसके लिए लोगो और मोटो है, यहाँ पे लिखा भी है वसुधैव कुटुंबकम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आप मोटो ध्यान रखिएगा, मोटो पूछा जा सकता है 2023 G20 के लिए मोटो क्या है, तो ये है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसे हम हिंदी में सिंपली बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और जिस पे हम हमेशा से जो है काम करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मोटो और जो है लोगो लॉन्च किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है ये कहाँ पे होगा, ये होगा इंडोनेशिया में, 2023 का होने वाला है भारत में। आज का आखिरी क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लेशियर के पिघलने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो वैसे तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सारी की सारी जो है ग्लेशियर के पिघलने के लिए उत्तरदायी हैं,
जो हमारा एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से जो है टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये एक सीरियस कंसर्न है और अभी तक हम लोग इस चीज़ के लिए जो है सीरियस नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में हमें बड़ी गहनता से, बड़ी गहराई से सोचना होगा कि हमारा पर्यावरण जो है कितनी तेजी से बदल रहा है और इसके बदलने से ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरे की घंटी बिल्कुल होगा। तो इस चीज के बारे में हमें अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सी गैस जो है ग्लेशियर के पिघलने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में अगर मैं बात करूं तो CO2 जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्लेशियर्स। अब ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्यों लिया है, तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो है 2050 तक जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे। तो अगर इसी तेजी से एनवायरनमेंट अगर चेंज होता रहा तो 2050 तक जो यूनेस्को ने नामित किए हैं वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर वो पिघल जाएंगे। अब यूनेस्को की यहाँ पे बात आई है तो यूनेस्को के बारे में आपको कुछ चीजें बता दें। ये यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1945 में। इसके जो महानिदेशक हैं अभी हाल ही में, तो इसके महानिदेशक हैं, इनका नाम है अंद्रे अंजोले और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। साथ ही जो है इन्होंने बताया है यूनेस्को की रिपोर्ट में कि हर वर्ष 58 बिलियन टन बर्फ जो है पिघल रही है। तो हर वर्ष देखिए 58 बिलियन टन बर्फ जो है पिघल रही है। अब इन्होंने सचेत किया है कि हमें जो है CO2 के उत्सर्जन को कम करना होगा। जैसा हमने कहा कि ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि जो है CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है इसे हमें किसी तरह से कम करना होगा। साथ ही इसी रिपोर्ट में खतरे की घंटी और है कि अगर इसी तेजी से वातावरण चेंज होता रहा तो 2050 तक 1/3 ग्लेशियर जो है वो पिघल के समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कौन कौन से जो है ग्लेशियर जो है समाप्त हो चुके हैं, तो इनमें जो है एंडेंजर्ड जिनको हम बोलते हैं यह समाप्ति की कगार पर हैं। तो एंडेंजर्ड हमारे पास जो ग्लेशियर हैं ये हैं किलिमंजारो, दूसरा है माउंट किन्या। तो ये एंडेंजर्ड हैं, या तो खत्म हैं या खत्म की बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। तो ये है किलिमंजारो, माउंट किन्या, और ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इस चीज के लिए जो है हम लोगों को पहल करनी होगी। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए आप कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको इन क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। साथ ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं HP टेट दिसंबर 2022 के लिए क्रैश कोर्स। हर यहाँ पर फील्ड में हम दे रहे हैं, जैसे मेडिकल, टेट नॉन मेडिकल, टेट शास्त्री, टेट JBT आर्ट्स। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर 13 नवंबर से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं। 14 नवंबर से जो है लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस और टेस्ट कंटिन्यू वहां पर आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये जो है क्रैश कोर्स 1 महीने का रहेगा। 1 महीने में हमारा जो टारगेट है वो है 120+ मार्क्स लेके आना। तो उसके लिए हम डेडिकेटेड हैं। अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और अपने आप को वहां पर रजिस्टर करवाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।